So good evening everyone, good evening. Let's start our first lecture of friction. आज फ्रिक्शन चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में आप देखोगे कि आपको बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी जो फ्यूचर के लिए भी आगे बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, टुडेज डेट इज 2 जून। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर फ्रिक्शनल फोर्स, या मैं अगर बोलूं फ्रिक्शन, क्या होता है फ्रिक्शन? तो आप लोगों को ये लगेगा सर ये नया चीज कहाँ है, ये तो लास्ट चैप्टर में हमने कांटेक्ट फोर्स के एक टाइप में पढ़ा था। बोलो याद है कि नहीं? कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स था क्या? बोलिए, क्या हमने कांटेक्ट फोर्स में पढ़ा था क्या? कांटेक्ट फोर्स क्या क्या होते थे उसमें से एक फ्रिक्शनल फोर्स भी था। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल था फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब हम लोग उसी फ्रिक्शनल फोर्स पे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों के बिल्कुल ये सेकंड चैप्टर है मेरे। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है किसी बॉडी पे? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का अगर डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेशन होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स that opposes relative motion between two surfaces in contact. तो एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स एक बॉडी पे जो लगे, जो दो सरफेस के एक दूसरे पे कांटेक्ट मोशन को अपोज करे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। इसको एक हिंदी में नाम दिया घर्षण। अमृत ने कहा, अमृत बिल्कुल राइटली सेड, इसको घर्षण भी हम लोग हिंदी में कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा हिंदी जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये मैं मानता हूँ कि ये इसका मतलब क्या होता है, घर्षण होता है। तो होता क्या है, मान लीजिए कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे मूव कर रहा है। एग्जांपल, एक गाड़ी रोड पे चल रही है। ठीक है, आप रोड पे चल रहे हो। ठीक है, व्हील्स रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, आप टेबल को मूव कराने की कोशिश कर रहे हो। हर जगह एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव कर रहा है। तो एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरा बॉडी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मूव करता है तो उन दोनों के बीच एक अपोजिंग फोर्स लगता है। अपोजिंग फोर्स का काम क्या होता है कि उस मोशन को स्लो डाउन करे, उसके मोशन को क्या करे, रोकने की कोशिश करे। दिस फोर्स इज सेड टू बी फ्रिक्शनल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो दो बॉडी के बीच के रिलेटिव मोशन को स्लो डाउन करने की कोशिश करे, इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। क्या सब लोग फ्रिक्शनल फोर्स का एक बार डेफिनेशन लिखे क्या? सब लोग फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन लिखे। एवरीवन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फिर मैं आगे समझाता हूं इस फिगर को। वेरी गुड अनुपम, नोट इट डाउन। डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, और इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है और ये मेरा सरफेस है। उज्जवल ने हैंड रेज किया, कौशिक ने हैंड रेज किया। चलो एक एक करके आते हैं। उज्जवल बताइए। सर ये फ्रिक्शनल फोर्स मतलब सेम टू सेम कांटेक्ट फोर्स है। एग्जैक्टली। क्या बॉडी, दो बॉडी एक दूसरे के पे कांटेक्ट होके मूव कर रहा है तो ये कौन सा फोर्स होगा? कांटेक्ट फोर्स। ये तो हमने एग्जांपल पढ़ा था उज्जवल, फोर्स चैप्टर के कांटेक्ट फोर्स के टाइप में पढ़ा था हमने, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, कौशिक, कौशिक आपने अनम्यूट करने को बोला, कौशिक पूछो। सर बोल रहे सर, हम अभी सर ज्वाइन किए सर, इसके पहले भी कुछ लिखवाए हैं? कुछ नहीं कौशिक, नया चैप्टर है, बिल्कुल पहला स्लाइड है। तो सर अभी कुछ लिखना नहीं ना है? यही नया पहला स्लाइड ही है, लिखना शुरू करते हैं कौशिक। पहला टॉपिक मैं बता रहा हूं फ्रिक्शनल फोर्स, नया चैप्टर है फ्रिक्शन। ठीक है, मैं देख लो ऊपर में एक बार, नया चैप्टर है क्लास 8 का, सेकंड चैप्टर है फ्रिक्शन, पहला लेक्चर है उसका। और मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं, एक फ्रिक्शनल फोर्स का डेफिनेशन लिखवाया। उज्जवल डायग्राम बनाना, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए सब कुछ ध्यान पीडीएफ मिलेगा, पर सब अभी लिखो। पीडीएफ का कोई चक्कर मत लगाओ, मैं नहीं दूंगा पीडीएफ अगर नहीं लिखोगे तो। अमृत, मैं फिर से एक बार इसको कंटिन्यू कर देता हूं, कुछ लोग लेट ज्वाइन किए।
क्या होता है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करता है, मूव करता है, तो दोनों बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है जो मोशन को अपोज करता है, जो एक बॉडी के मोशन को दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, और इस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए मान लीजिए कि बॉडी है और एक सरफेस है नीचे, ठीक है। मान लीजिए कि बॉडी पे हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, मैं इसको कह रहा हूं अप्लाइड फोर्स। हमने क्या लगाया, एक अप्लाइड फोर्स लगाया। इस अप्लाइड फोर्स के लगने की वजह से बॉडी किधर मूव कर रही है, बॉडी कुछ इधर मूव कर रही है। अब ये सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, तो इस सरफेस इस बॉडी पे एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, किधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत क्लियर है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स करना क्या चाहता है, ये हमारे उस बॉडी को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इस बॉडी के मोशन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है? यही है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का रिलेशनशिप। हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के ऑपोजिट होता है। हम ये पॉइंट लिखवाएंगे आपको, फिगर बना लो जल्दी से, ये फिगर जल्दी से बना लीजिए। हमारा अप्लाइड फोर्स है और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, हम यहां पे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स opposes the motion of body, opposes the motion of body। इसके बॉडी के मोशन को ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, जल्दी लिख ले इसको, तब मैं इसके बारे में और 2-3 पॉइंट्स फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में लिखवाऊंगा। अमृत ने हैंड रेज किया, अमृत पूछिए। सर बोल रहे हैं अभी हटाइएगा मत सर। नहीं ठीक है, आप लिखिए। आदित्य ने हैंड रेज किया, आदित्य गो अहेड। सर अपोजिस के बाद क्या लिखना है? अपोजिस द मोशन ऑफ बॉडी। ओके सर। अपोजिस द मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड का और टाइम देता हूँ, काफी कुछ लोग लेट भी ज्वाइन किए थे, तब तक आपके मन में कुछ भी सवाल है आप पूछो। उज्जवल गो अहेड। सर एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए सर, हमको समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया उज्जवल, बताओ कौन सा लाइन। उज्जवल मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ, उज्जवल बताइए सर ये सब, हेलो, हाँ कौन सा लाइन उज्जवल। यस सर, ये डायग्राम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो मान लो उज्जवल आप बॉडी पे क्या लगा रहे हो, आप मान लो एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है उज्जवल। उज्जवल थोड़ी देर के लिए आप अनम्यूट रखेंगे, उज्जवल समझने के लिए थोड़ा अनम्यूट रखो, पता चलेगा कहाँ डाउट है। उज्जवल बॉडी है और बॉडी पे आप बाहर से क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो बॉडी किधर मूव करना चाहेगा, आगे की तरफ मूव करेगा क्या। मान लो आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी आगे की तरफ मूव करना चाहेगा, लेकिन ये किस सरफेस पे मूव कर रहा है, क्या सरफेस के कांटेक्ट में है। तो जब सरफेस के कांटेक्ट में मूव करेगा तो ये जो सरफेस है वो इस बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। सरफेस क्या चाहेगा कि बॉडी के मोशन को अपोज करे, और वो उसके लिए कौन सा फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा जो मोशन को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर है? दिस ऑपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। यही अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और इसके बहुत से एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी, तब ज्यादा और क्लियर ये होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। अनीश आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अनीश आपको डाउट था, अनीश आपने हैंड रेज हटा लिया क्या। हाँ चलो अनीश पूछिए। अनीश सर ये सर पॉइंट में सर ये क्या लिखे हैं फ्रिक्शनल फोर्स का डिफिनीशन? ऊपर में ना, ऊपर में या नीचे में? नहीं सर नीचे में। नीचे में डेफिनेशन नहीं लिखा है, एक पॉइंट लिखा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट ऑपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है,
क्लियर है? चलिए उज्जवल हैंड रेज किया। उज्जवल गो अहेड। नो सर वो पहले कहीं रुकिए, हम सर डाउन कर ले रहे हैं। नयन हैंड रेज किया। नयन गो अहेड। सर फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स में कुछ डिफरेंस होता है? ये कोई दोनों चीज सेम ही एक ही चीज है। एक्चुअली फोर्स है ना, तो फोर्स सीखना जरूरी है ना। चलिए शुरू करते हैं। टॉप चैप्टर का नाम तो फ्रिक्शन ही है। आई थिंक सबने अब तक लिख लिया होगा। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के कुछ और पॉइंट्स के बारे में, ठीक है? अब क्या क्या होता है, तो अगला है कि ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस लाइक सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड एयर ऑफर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बड़ी बात है ये। हमें क्या लगता है कि एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पे मूव करेगा सिर्फ तभी फ्रिक्शन लगता है, ठीक है? लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर एक श्रेया, मैं रिपीट क्या शुरू ही किया हूं, अभी तो टॉपिक, अभी तो पार्ट पहला ही लाइव पॉइंट बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहला पॉइंट जो है हमारा कि ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड सरफेस। हमने बोला सरफेस क्या होता है, हमने बोला कि एक सरफेस जो होता है वो किसी बॉडी को के मोशन को अपोज करता है, ठीक, मान लिया। अब हम कहना चाहते हैं कि वो सरफेस जरूरी नहीं है कि सिर्फ सॉलिड हो, ठीक है? फ्रिक्शन वो जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड हो, वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। एग्जांपल्स क्या है? मान लीजिए अच्छा ये बताओ कि मान लो मैं पानी है और पानी पे ये बोट है, ठीक है? मान लीजिए आप बोट को एक बार फोर्स लगा के छोड़ दोगे तो क्या बोट अपने आप चलता रहेगा क्या? आप मुझे बताओ, क्या बोट अपने आप चलता रहेगा क्या बिना कोई इंजन के? उत्कर्ष और सत्य, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। आप मुझे बताओ, मैंने बोट को धक्का दिया और सोचा कि अब ये सीधे सीधे लंदन चला जाएगा, बोट अपने आप तैरता तैरता चला जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ऐसा। तो कौन रोका इसको किसने रोका? इस पे क्या हुआ? इस पे लिक्विड ने एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर दिया। लिक्विड ने बोट पे क्या अप्लाई कर दिया? फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर दिया। क्लियर है क्या? तो मैं एक पॉइंट क्लियर है क्या कि लिक्विड्स भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। स्विमिंग में बिना तैरे हम थोड़े ना एक बार फोर्स लगा के आगे बढ़ सकते हैं, नहीं, पानी हमें रोक देगा। एक और एग्जांपल देता हूं, एरोप्लेन। आप मुझे बताओ एरोप्लेन का क्या होगा? ये वैसे ब्लू व्हेल लग रहा है, वैसे तो ये एरोप्लेन है, ब्लू व्हेल नहीं है ये, ठीक है? हवा में चल रहा है, तो क्या इस पे फ्रिक्शन नहीं लगता है क्या? इस पे भी एयर फ्रिक्शन अप्लाई करता है। इस फ्रिक्शन को एयर ड्रैग कह देते हैं, नाम बदल देते हैं, ये पढ़ना है अपने को सिलेबस में, अपने को आगे पढ़ना है। इसको एयर फ्रिक्शन और एयर ड्रैग कह सकते हैं। इज इट क्लियर क्या? एयर ड्रैग, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो हम जो कहना चाहते थे इसमें कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और एयर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करता है। हर मीडियम बॉडी के मोशन को अपोज करता है। ये अलग बात है कि सॉलिड ज्यादा करता है, लिक्विड कम और गैस उससे भी कम। क्या क्लियर है सबको? अमृत डाउट है? अनम्यूट कर रहा हूं। अमृत नो सागर सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है। क्रॉस किया हुआ है तो फिर क्या समझे? चलो, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है कि हर तरह का सरफेस फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है, सिर्फ सॉलिड नहीं? देखो यही सब पॉइंट्स अपने इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि हर दो सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, लेकिन सॉलिड और सॉलिड के बीच ही जरूरी नहीं है, सॉलिड और लिक्विड के बीच भी लगता है, सॉलिड और गैस के बीच लगता है। क्लियर है? बीच में दो सवाल आए थे जो मैं जवाब नहीं दे पाया था, एक उत्कर्ष का था और एक सत्यम का था। उत्कर्ष आपने पूछा था फ्रिक्शनल फोर्स में डायरेक्शन का भी चक्कर भी है। बिल्कुल उत्कर्ष, फ्रिक्शनल फोर्स में अगर कोई आपसे डायरेक्शन पूछे तो सीधा एक लाइन कहना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अगला पॉइंट वही है। सत्यम आपने पूछा था सर हमें
हम इस तरफ फोर्स लगाते हैं कि फोर्स उसके अपोजिट रहता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हमारे फोर्स के अपोजिट रहता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अप्लाइड है, अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। आदित्य ने हैंड रेज किया है, सब लोग ये पॉइंट लिखें। नहीं पिक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है उत्कर्ष, ये दोनों लिक्विड और गैस वाला पिक्चर बना सकते हो, लेकिन ये दोनों पिक्चर आप बना सकते हो, फ्रिक्शन इन लिक्विड और फ्रिक्शन इन गैस का। आदित्य मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, इसको आप एग्जांपल ले सकते हो, फ्रिक्शन ऑन लिक्विड सरफेस। एग्जांपल, जो पॉइंट लिखा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट के नीचे लिखें फ्रिक्शन बाय एयर। क्लियर? चलिए एक एक करके। आदित्य ने हैंड रेज किया, आदित्य अनम्यूट कर रहा हूं आपको। सर फ्रिक्शनल फोर्स जो है सर वो वेक्टर क्वांटिटी होगा ना? फोर्स, हर फोर्स ही वेक्टर क्वांटिटी है आदित्य, और वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसके बाद डायरेक्शन भी होगा। यस सर। डायरेक्शन किधर होगा? मोशन के ठीक अपोजिट से। नयन आपने डाउट पूछा है, नयन आपने हैंड रेज किया था, बाकी लोग लिख रहे हैं, मैं आपके साथ बोलिए। सर गैस और वाटर के बीच में फ्रिक्शन लगता है? सब लगता है, बिल्कुल, गैस, वाटर, लिक्विड, गैस सबके बीच लगता है, नाम सबके अलग अलग हो जाते हैं बस। जैसे दो लिक्विड के बीच में, जो एक सवाल पूछा था अभी किसी ने, अपरमे ने पूछा था कि सर लिक्विड के बीच भी लगता है क्या? लगता है, उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। याद रखिएगा, मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ, कॉपी में नहीं भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। लिक्विड के बीच में जो लगता है उसको कहते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो हर दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन लगता है। वाटर एंड एयर के बीच बिल्कुल फ्रिक्शन होता है, वाटर ड्रॉपलेट जब आते हैं हमारे एयर में तो उनके बीच में फ्रिक्शन लगता है। उत्कर्ष, आपको ये वाला जो ये पुशिंग द फोर्स वाला ये ऑब्जेक्ट ये बनाने की जरूरत तो नहीं है, ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इन दोनों डायग्राम को, लिक्विड और गैस वाला को जरूर बनाइए आप। रेयान, इस पे जो आपने सवाल पूछा है कि फ्रिक्शन कितना होता है, इस पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अपरमे ने पूछा है सर कैन गैस अपोज गैस? बिल्कुल अपरमे कर सकता है, हर दो सरफेस एक दूसरे को फ्रिक्शन अप्लाई करता है। आप हमारे दिमाग में बैठ क्या जाता है ना, सॉलिड के बीच लगता है, गलत है। सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस सबके बीच फ्रिक्शन फोर्स लगता है, नाम थोड़े अलग हो सकते हैं। अमृत, सब लोग लिख लो, आराम से लिख लो। मैं एक पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट सब लोग लिख लो। आई थिंक सब कुछ समझ में आ चुका होगा आप लोग को, पूरी तरह साफ लिख लो, फिर अब आगे बात करेंगे, हम एग्जांपल्स पे बात करेंगे अब हम लोग इसके बाद। कोई भी पॉइंट में दिक्कत हो अब बताइए। अभी तक हमने पूरा फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है यही पढ़ा है सर, कैसा एग्जाम्पल क्या होता है ये भी नहीं पढ़ा है, कैसे लगता है ये भी नहीं बताया है, रीजन क्या है उसके पीछे, रीजन नहीं जानते हैं इसका भी, बताएंगे आप। कभी भी एक सरफेस दूसरे सरफेस पे स्लाइड करेगा तो एक फ्रिक्शन लगेगा, और जो क्या चाहेगा, जो मोशन को अपोज करना चाहेगा। थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए श्रेया, थर्ड पॉइंट क्या है? देखो, फ्रिक्शन इज अप्लाइड व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट मूव रिलेटिव टू, ये तो बेसिक पॉइंट है कि फ्रिक्शन तभी लगेगा जब एक सरफेस दूसरे सरफेस जो कांटेक्ट में है उस पर मूव करेगा। फ्रिक्शन फोर्स, इससे एक और बात कह सकते हो,
इससे एक और पॉइंट कह सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है आदित्य, हैंडल्स हटा लो वरना मुझे लग रहा है कि डाउट पूछ रहे हो। हटा दो। चलिए श्रेया, अच्छा आदित्य ने हैंडल्स किया है। हाँ आदित्य बोलो। सर अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो सर हम लोग सर मतलब हम लोग कहीं चल पाएंगे सर? नहीं चल पाएंगे। ये पूरी बॉडी फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब क्या है? आप उसको कंपेयर करो अपने बाहर के रूम से और बाथरूम से कंपेयर करो। बाथरूम का सरफेस में चलना आसान होता है क्या आदित्य? इज इट इजी? आदित्य इज इट इजी टू वॉक ऑन द बाथरूम फ्लोर? क्या नो आदित्य सर। ये मुश्किल नहीं होता है क्या? स्लिपरी नहीं होता है क्या बहुत ज्यादा? सर होता है। वो स्लिपरी है और बाहर का सरफेस क्या है? रफ है ना? यस सर, इसीलिए यस सर। रफ हमारे लिए फेवरेबल है। ये हम आगे बढ़ेंगे क्यों, कब फायदेमंद होता है, कब नुकसानदेह होता है। नयन आप हैंड रेस की हो, पूछो नयन, बेसिक फ्रिक्शन में क्या डाउट है? नयन आपको अनम्यूट किया था, नहीं हुए क्या नयन? सर स्टेबल खड़े रहने में फ्रिक्शन का कोई रोल होता है? अगर आप स्टेबल खड़े हो तो फ्रिक्शन यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं। मूव करोगे तो फ्रिक्शन क्या करेगा? आपको अपोज करेगा, मोशन को अपोज करता है। ठीक है क्या? ओके सर। तो मोशन नहीं कर रहे हो नयन, आप तो रेस्ट पे हो ना। आने ने हैंड रेस किया, आने गो अहेड। सर ये आपने फ्रिक्शन बाय एयर में क्या ये ड्रॉ किया है, एक बार समझा देंगे वापस से? एरोप्लेन है। ओके सर। ये प्लेन है। वैसे भी Okay. मैं फिगर बहुत गंदा बनाता हूँ, ये प्लेन लग नहीं रहा है लेकिन क्या है। सॉरी। हाँ बोलो। अपर मैंने पूछा है, अपर मैंने बोला है कि फ्रिक्शन ओनली अकर्स व्हाइल मोशन। अपर में मैं इस पे बाद में बात करूंगा। अपर में आपने बोला कि सर क्या फ्रिक्शन तभी लगेगा जब मोशन होगा? मैं कहता हूं फ्रिक्शन तभी लगेगा जब या तो मोशन हो या तो मोशन करने की टेंडेंसी हो। सिर्फ मोशन के वक्त तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब मोशन की टेंडेंसी भी हो, जब मोशन करने की कोशिश भी कर रहा हो तो भी लगेगा। ठीक है, आई थिंक किसी को शैतानी सूझ रही है। किसी को लगता है तूफानी का, किसी ने सोचा लगता है कि चलो कुछ तूफानी करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। होपफुली आपने लिख लिया होगा सब कुछ। उत्कर्ष ने एंड्रेस क्या? उत्कर्ष गो अहेड। सर ये फ्रिक्शनल फोर्स के बगल में ऊपर क्या लिखे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स के बगल में क्या लिखे हैं? कहाँ पे बाबू? सर हेडिंग में और ऊपर वो जाइए। लिखा था, वो मैंने बोला था लिक्विड और लिक्विड के बीच जो फ्रिक्शन लगता है। यस सर, तो उसका स्पेलिंग क्या है? तो लिखना चाहते हो क्या? मैं लिख देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ। चलो देखो, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। सिलेबस में नहीं है, बुक में कहीं लिख मत देना बस, खाली बस। ठीक है, एक सवाल आया है मेरे पास पीयूष का। पीयूष आपने पूछा है सर अगर हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं और फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं लगता है सर वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? हाँ बिल्कुल मूव करेगा। पीयूष देखो मैं क्या कह रहा हूँ पीयूष, कि फ्रिक्शन फोर्स जरूरी नहीं है कि लगेगा ही लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, मैं कह रहा हूँ। थोड़े ऐसा है कि हर जगह फ्रिक्शन होता ही है, कहीं फ्रिक्शन नहीं भी होता, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। सरफेस पे डिपेंड करता है कैसा होगा, तो हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हो तभी बॉडी में मूवमेंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रिक्शन कंपल्सरी चीज नहीं है। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं फ्रिक्शन को समझने के लिए। एग्जांपल से ही अपने को समझ में आएगा कि एग्जाम में एग्जांपल्स ही पूछे जाते हैं और एक्सप्लेनेशन भी उसी का पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो पहला एग्जांपल मिल लिया है मैंने, एक मूविंग व्हील को लिया है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। समझ लो पहले फिर लिख लेना लास्ट में। देखते हैं। तो a moving wheel on the ground stops after covering a certain distance because the surface of ground offers opposite direction friction
टू द सरफेस ऑफ व्हील इन द मोशन। बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो एक चक्के को घुमा करके छोड़ दो, मान लो एक चक्के को घुमा करके छोड़ दो आप, तो चक्का थोड़े ना चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलते रहेगा। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो डाउन करेगा, स्लो डाउन करेगा, स्लो डाउन करेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, आके रुक जाएगा। पर इसको रोका किसने? व्हील। मान लीजिए कि ये हमारा एक व्हील है, ये हमारा एक व्हील है, ठीक है। और व्हील कैसे मूव करता है आपको ही पता है। व्हील क्या हो रहा है, व्हील क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और हमने इस पे क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया, अप्लाइड फोर्स लगा दिया इस पे, आगे आगे की तरफ अप्लाइड फोर्स, और लगा करके छोड़ दिया उसको। तो ये व्हील धीरे धीरे क्या हो जाएगा, व्हील पे क्या लगेगा, व्हील पे एक ऑपोजिट फोर्स लगेगा, विच इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, तो फ्रिक्शनल ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, पहले इसको स्लो डाउन करेगा, और स्लो डाउन करते करते उसको फाइनली क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इज इट क्लियर? क्या नैतिक, इज इट क्लियर? बाकी लोग, आदित्य, आदर्श, आदित्य, अमृत, अनन्या, क्या क्लियर है? क्या ये एग्जाम्पल, क्या ये लाइव एग्जाम्पल से नहीं जोड़ सकते हो क्या, कि चक्के को घुमा दिया वो धीरे धीरे जाके रुक जाएगा? क्लियर है? नयन, अनम्यूट कर रहा हूं, नयन बोलिए। सर जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, और सर जो टायर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब जो टायर मूव कर रहा है टायर, तो वो तो सर सेम ही डायरेक्शन, तो सर टायर को तो और आसानी होगा ना जाने में। मैं बताता हूँ, टायर क्या हो रहा है, टायर रोटेट कर रहा है, ठीक है। टायर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो टायर की मूवमेंट किधर है, समझो, टायर का मूवमेंट किधर है, टायर आगे मूव कर रहा है क्या? यस सर, तो जो आगे मूव कर रहा था सर, जिस डायरेक्शन घूमते हुए मूव कर रहा था, वो डायरेक्शन तो सर उधर ही ना ले जा रहा है, फ्रिक्शन की ओर। नहीं नहीं, वो रोटेट नहीं करेगा। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है जो ग्राउंड पे लग रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा है, कर पाएगा इसको। देखो क्या होता है, आपका रोटेशन में क्या होता है कि आपको आगे की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, आपका अप्लाइड फोर्स है। अब आपके फोर्स के पीछे में कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो आपके मोशन को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स। आप ये मत सोचो कि रोटेट कर रहा है तो साथ साथ इसके साथ मूव कर जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये इसके टोटल मोशन को, जो व्हील, देखो व्हील में दो तरह का मोशन एक साथ होता है। अगर थोड़ा समझाना चाहो नैन आपको, व्हील में दो तरह का मोशन होता है। व्हील में एक तो रोटेशन होता है, और व्हील में एक होता है स्ट्रेट मोशन होता है। तो क्या ये व्हील के स्ट्रेट मोशन को ये फ्रिक्शनल फोर्स अपोज नहीं करेगा क्या? बोलिए। यस सर। क्या व्हील के जो सीधे चलने वाले मोशन है उसको फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर देगा, स्लो डाउन कर देगा। तो व्हील जो होता है वो सिर्फ आपका एक तरह का मोशन ही, व्हील दो तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको रोटेशन के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बिल्कुल फिगर बनाइए। अपर मैंने एक सवाल पूछा है कि सर इज इट नेसेसरी दैट ओनली सरफेस कैन ऑफर फ्रिक्शन। ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से मैं बोलूंगा, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। एंड क्या होता है इसका मतलब अपर में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने जो सवाल पूछा वो एक्चुअली बहुत ही वाजिब सवाल है। आप इस फिगर को बना लीजिए। मैं इस फिगर के बाद जो एक सवाल अपर मैंने जो पूछा है वो मैं लिख देता हूं। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि एग्जाम के लिए भी एक अच्छा सोर्स है। सब लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे। एक सवाल जो पूछा गया है उसका आंसर लिखेंगे हम लोग इस पॉइंट के बाद, इस एग्जांपल के बाद, एंड में, ठीक है। सिद्धि अगर आप फिगर नहीं बनाओगे ना, फिगर आप नॉर्मल फिगर बनाओ, इतना व्हील नॉर्मल व्हील बनाओ आप, तो उसका समझ में नहीं आएगा बाद में। सत्यम, जो आपके सवाल का जो जवाब है, पहले मैं परमे के सवाल का जवाब देता हूं, होपफुली इससे ही आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
होप आपने लिख लिया होगा अब तक तो। चलो मैं अपरमेय के सवाल का जवाब देता हूं। ठीक, मान लीजिए ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, तो अब बॉडी पे आपको भी पता है कौन सा फोर्स लगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा। तो अगर मैं सिर्फ बॉडी को अलग से देखूं, बिना सरफेस का देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स उतना ही फोर्स उस सरफेस पे भी लगाता है। बिल्कुल, सरफेस अगर उस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ये बॉडी भी सरफेस पे लगा रहा है, जो इसको क्या किधर की तरफ लगाएगा, आगे की तरफ। लेकिन आप ही सोचो, क्या वो बॉडी सरफेस को मूव कर पाएगा क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं अपर में, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन बॉडी तो चलो उस पे लगेगा, लेकिन क्या उस सरफेस को ये फ्रिक्शन फोर्स मूव करा पाएगा क्या? क्या सरफेस पे कोई असर पड़ेगा उस फ्रिक्शन फोर्स से? क्या नहीं। तो इसीलिए उसको नोट नहीं करते हम लोग। लेकिन याद रखिएगा, इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। इक्वल एंड लिखते हैं हम लोग, इक्वल एंड ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स applied between between body and surface जल्दी सब लोग लिखिए इसमें। आयुष, इस सवाल का जवाब मैं रुकना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि वो हमारा बैक टॉपिक है पूरा का पूरा। अभी बता दूंगा तो पूरा टॉपिक की इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। मैं फिर नए टॉपिक में एंटर कर जाऊंगा कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगता है और कम कहां लगता है। पर मैं, क्या आपके सवाल का जवाब क्लियर है क्या? क्या आप इस एक्सप्लेनेशन के साथ इस एक फिगर भी बना लोगे आप लोग? ठीक है, फिगर भी आप साथ साथ बना लोगे इसके साथ। फिगर क्या होगा? फिगर मैं बता देता हूँ क्या होगा। एक बॉडी होगा, एक सरफेस होगा, एक बॉडी होगा, ठीक है, और बॉडी इधर मूव कर रहा होगा। तो क्या होगा, बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? स्मॉल एफ फ्रिक्शन के लिए शो करते हैं। और सरफेस पे किधर लगेगा? आगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नैतिक कहना गलत होगा। हमेशा फोर्स ज्यादा होता है फ्रिक्शन से, जरूरी नहीं है। कभी कभी फ्रिक्शन भी फोर्स से ज्यादा हो जाता है। उत्कर्ष ने कहा कि सर बाउंसर चला गया। चलो कोई नहीं, लिख लो पहले, मैं समझा दूंगा अलग से। कोई बात नहीं पायल, मैं अलग से समझाऊंगा। मुझे थोड़ा और जगह चाहिए इसको समझाने के लिए पायल, तो मैं अगले स्लाइड में इसको थोड़ा समझाऊंगा। इसको लिख लो पहले, आप इसको लिख लो आप। जल्दी से लिख लो। स्टिल गिविंग यू 30 सेकेंड्स। कोई नहीं, देखो तुम्हारे इस तरह के क्वेश्चन से क्या होता है ना, टॉपिक और क्लियरिटी बढ़ेगी। आप लोग अपने सवालों से हिचकिचाओ नहीं। हो सकता है कुछ सवाल बचकाना हो, बट इससे अच्छे क्वेश्चन ना दब जाए। पीयूष ने हैंड रेज किया। पीयूष, गो अहेड। पूछना था कि जब फ्रिक्शन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने में हेल्प करता है, तो फिर जब चलते हैं हम लोग पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो हम लोग कंटिन्यूअसली मूव क्यों करते हैं, रुक क्यों नहीं जाते हैं? फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है, मस्कुलर फोर्स है, वो फ्रिक्शन से ज्यादा है। ठीक है क्या पीयूष? यस सर। अगर हमारा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे, है ना? यस सर, थैंक यू सर। चलिए, जिन लोगों के डाउट थे मैं समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ, थोड़ा बड़े तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको, उसके बाद मैं उस एग्जाम्पल को लिखूंगा, मैं रब भी कर दूंगा जो भी लिखूंगा। तो मैं कह रहा था, मान लीजिए
इस बॉडी पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव कर रहा है, आगे की तरफ बॉडी मूव कर रहा है, ऑब्वियसली बॉडी मूव कर रहा होगा इधर की तरफ। तो आपके मन में सवाल है कि सरफेस और बॉडी के बीच फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ठीक है। देख, हमारे दिमाग में जो जनरल चीज बैठी होती है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि सर ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे 10 न्यूटन तो इधर लग रहा है और बॉडी पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सरफेस, इवन याद रखिएगा, हर कांटेक्ट फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो अगर एक सरफेस ने, याद करिए, सिंपल समझिए कि अगर सरफेस ने बॉडी पे अगर फ्रिक्शन फोर्स उस डायरेक्शन में लगाया है, तो बदले में बॉडी भी क्या लगाएगा, सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। बदले में बॉडी भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा सरफेस पे, और वो कैसा रहेगा, वो रहेगा कुछ इस तरह से। इज इट क्लियर? क्या दोनों बॉडी और सरफेस दोनों ने एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाया। ठीक, उत्कर्ष ने पूछा सर कोई ऐसा यूनिट होता है, न्यूटन है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है क्या उत्कर्ष? बोलिए उत्कर्ष, क्या सबको ये पॉइंट फिर से क्लियर है क्या? पायल, क्या अब समझ में आया क्या मैंने क्या समझाना चाहता हूं? मैंने यही बताया कि फ्रिक्शन फोर्स दो बॉडीज के बीच जो लगता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट लगता है, दोनों एक दूसरे पे फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं। अनय, अनम्यूट कर रहा हूं, अनय बोलिए। अनय, आपको अनम्यूट किया था सर, अनय बोलिए। सर आपने बोला कि हर कांटेक्ट फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फोर्स लगता है, हाँ ठीक, हर तो कांटेक्ट सर पार्ट। हाँ बोलिए। तो सर अगर फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होता है तो बॉडी मूव कैसे कर रहा है? एक बात बताओ, क्या दोनों फोर्स बॉडी पे ही लग रहे हैं क्या, दोनों फ्रिक्शन? नहीं, तुमने जो सवाल पूछा है ये तुम्हारे 11वीं के सीनियर भी रोते हैं इस सवाल पे। तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फ्रिक्शन लगा एक ही बॉडी पे लगा है क्या? नहीं सर, सरफेस पे भी लग रहा है। सरफेस पे लग रहा है और एक बॉडी पे लग रहा है, तो कैसे कैंसिल करेगा, एक दूसरे को करेगा क्या? नहीं सर, वो तो अलग अलग बॉडी पे है, तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है ना। यस सर, यस सर, इक्वल एंड ऑपोजिट जरूर है, लेकिन वो डिफरेंट सरफेस पे लग रहा है, डिफरेंट बॉडी पे। यस सर, यस सर। नैन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, नैन पूछिए। सर सरफेस पे उसी तरह लगता है ना जिस तरह ऑब्जेक्ट पे लगता है। बिल्कुल, लेकिन ऑपोजिट। यस। तो दिक्कत क्या है ना, नैन सुनो ना, बस थोड़ा इस पे और चर्चा कर लेते हैं। तो दिक्कत क्या है कि सरफेस तुमको मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है ना, तो तुमको इसीलिए फ्रिक्शन का असर नहीं दिख रहा है। अदरवाइज फ्रिक्शन दोनों पे फोर्स लग रहा है, दोनों पे असर करेगा। ये सरफेस क्योंकि बड़ा है तो इसलिए मूव वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए कोई और, एनीवन? अब ये कॉन्सेप्ट हटाते हैं और दूसरे एग्जांपल पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल्स पे हम लोग फोकस रखते हैं। चलिए मैं रब कर रहा हूँ। देखो ये वाला एग्जांपल ही बहुत सिंपल है। एग्जांपल सब लोग पढ़े एग्जांपल को। क्या लिखा है मैंने क्या लिखा है, आफ्टर ब्रेक्स अप्लाई जब होते हैं, जब गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हो तो गाड़ी में क्या होता है, क्या गाड़ी रुक नहीं जाती है क्या? क्या आप गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे स्लो डाउन होकर रुक नहीं जाता है क्या? बोलिए तरुण, क्लियर है क्या? तरुण, मैं कह रहा हूं कि गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, मैंने कितना अच्छा ड्राइंग बनाया है। ठीक है, अब ये देखो मेरा क्लास है, मतलब मैंने ड्राइंग बनाया, ये बंदा पता नहीं चल रहा है, एलियन लग रहा है वैसे, ये है ना, बंदा तो एलियन लग रहा है, बट स्टिल तो एक बाइक चला रहा है कोई। अब उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। तो अप्लाइंग ब्रेक्स अगर मूविंग बाइक पे तो क्या होता है, ब्रेक काम कैसे करता है ये समझना बड़ा जरूरी है। ब्रेक काम कैसे करता है समझना जरूरी है। तो साइकिल्स में आपने देखा होगा कि ब्रेक का ना एक ब्रेक पैड होता है, जो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो क्या होता है, वो चक्के में जाकर के वो चिपकता है, तो चक्के में जब जाके वो जब चिपकता है तो ये रोटेट करते वक्त क्या करता है, ये मोशन को क्या कर देगा, ये अपोज कर देगा।
ये जो ब्रेक का जो पैड होता है, रबर होता है, ये क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर देता है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से व्हील का जो स्पीड होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है क्या? कितने लोगों ने डिस्क ब्रेक का नाम सुना है? बताओ कितने लोगों ने डिस्क ब्रेक का नाम सुना है गाड़ियों में? हाँ, ये डिस्क ब्रेक और नॉर्मल ब्रेक में क्या फर्क है समझना जरूरी है। ये क्यों डिस्क ब्रेक लगाने पे गाड़ी अचानक रुक जाता है? जब डिस्क ब्रेक लगाते हो तो रबर जो होता है वो बिल्कुल चक्के को स्टिक करके होल्ड कर लेता है, तो आपका चक्का बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर पाता है। लेकिन नॉर्मल ब्रेक में क्या होता है कि नॉर्मल ब्रेक में वो बस उसको एक फ्रिक्शन देता है ताकि वो गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो। लेकिन डिस्क ब्रेक की टेंडेंसी क्या होती है कि गाड़ी एक बार में ही वो क्या हो जाए, रुक जाए। इज इट क्लियर क्या? नैन आपने, नैतिक आपने हैंड रेस किया, शायद बहुत लोगों ने हैंड रेस किया। नहीं, हैंड रेस सवाल पूछने के लिए किया या बताने के लिए किया? देखा है डिस्क ब्रेक? चलो चलो ठीक है, किसी का डाउट नहीं है मतलब। हाँ चलो ठीक है। तो ये वाला एक भी एग्जांपल बहुत अच्छा है। ब्रेक का एप्लीकेशन जो होता है वो भी फ्रिक्शन पे ही काम करता है। लिख लीजिए इसको, दूसरा एग्जांपल है। यही सब एग्जांपल्स एग्जाम में आते हैं। द सरफेस ऑफ surface of brakes offer friction to the surface of moving wheel, ठीक है, and the bicycle stops because of force of friction। ऐसे बाइसिकल की जगह मैंने बाइक बना दिया है। लिखो लिखो एग्जांपल लिखो। देखो बाइक का तुमको फिगर बनेगा नहीं, ठीक है, बना सकते हो तो बना लो। ये छोटा रैंडम दिखा दो, ऐसे ही कुछ दो चक्के वक्के लगा दो। आपने तो साइकिल में देखा होगा ब्रेक लगते हुए, आपने देखा होगा कभी कभी ब्रेक शू खराब हो जाता है, उसका कभी ब्रेक वीक हो जाता है। तो ब्रेक वीक हो जाता है तो क्लोज टच नहीं कर पाता, इसी की वजह से गाड़ियां नहीं रुकती। उज्जवल फिगर आप अपने हिसाब से बनाओ ना, आप दो चक्के बना दो वो भी काफी है। मैं अगर आपके जगह रहता तो कैसा डायग्राम बनाता, देखो ऐसे मैं अच्छा डायग्राम बना सकता हूँ, देख ही रहो तुम फिगर में, बट स्टिल तो मैंने कितना अच्छा डायग्राम बना दिया, मतलब ठीक है जो भी है कुछ तो बना दिया। हाँ चलो तुम लोग भी कुछ ऐसे ही बना दो। उज्जवल हैंड रेस किया है, उत्कर्ष ने हैंड रेस किया। उत्कर्ष गो अहेड। सर कभी कभी हम लोग साइकिल में देखते हैं कि जो ये ब्रेक पैड होता है वो घिस जाता है, सर उसका भी कुछ फिजिक्स का रीजन है या फिर वो फिजिक्स है। बार बार कोई चीज को जब आप किसी चीज पे रब करोगे तो वो तो उसका मटेरियल रब होकर के वो छिलेगा ही ना, वो खराब ही होगा ना, ठीक है। Yes, sir. और रबर और उसका जो रबर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी खराब हो जाती है, इसीलिए वो काम करना बंद करता है। कभी कभी देखा होगा कि ब्रेक शू बदलते हैं हम लोग साइकिल में। यस सर। ब्रेक शू क्या होता है, वो एक्चुअली उस रबर को बदलते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली फ्रिक्शन अप्लाई करता है। चलो ब्रेक समझ में आ गया कैसे लगता है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लगता है। तरुण जागे पे हो ना? नोट्स लिख रहे हो कि नहीं तरुण? तरुण नोट्स लिख रहे हो कि नहीं, कि सोए हुए हो? तुमने आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, चैट में बता दो। चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल कुछ खास दम नहीं है इसमें। ब्रेक फ्रिक्शनल फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं? पूर्णिमा ने एक सवाल पूछा है। पूर्णिमा मैं बता देता हूँ, देखिएगा पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा मैं बता देता हूँ ब्रेक्स कैसे अप्लाई करते हैं एक बार। बाकी लोग लिख चुके हैं, बाकी लोग तीसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करें। मैं तब तक किसी को समझा रहा हूँ ब्रेक वाला एग्जांपल, ठीक है। पूर्णिमा देखिए, ये हमारा ये मेरा एक व्हील है, ये हमारा एक व्हील है, ठीक है। उत्कर्ष ने कहा लास्ट स्लाइड ओपन करने को। उत्कर्ष
लिखना बाकी है, अभी बहुत स्लो लिख रहे हो। चलो जल्दी लिखिए, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। चलो यहीं पे दिखाता हूँ। आपने पूछा पूर्णिमा की ब्रेक कैसे लगता है। पूर्णिमा मान लीजिए एक चक्का है, घूम रहा है, ठीक है, चक्का घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, मान लीजिए रोटेट कर रहा है, और मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक सिस्टम से क्या लगाए हुए हैं, एक ब्रेक लगाए हुए हैं, ठीक है। जो ब्रेक जो होता है उस व्हील से टच में नहीं होता, व्हील्स के दूर होता है। ब्रेक जो होता है वो व्हील्स के कांटेक्ट में नहीं होता, व्हील से क्या होता है, आगे होता है। जैसे ही हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, व्हील्स जो जो मेरे ब्रेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टिक करते हैं। वो क्या करते हैं, मेरे टायर्स को क्या करते हैं, स्टिक करते हैं। जब टायर्स को स्टिक करते हैं तो टायर को क्या मिलता है, फ्रिक्शन मिलता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हो जाता है, व्हील स्लो डाउन हो जाएगा। बोलिए पूर्णिमा, क्लियर है क्या? पूर्णिमा, पूर्णिमा क्लियर है क्या? चलिए पूर्णिमा, आई थिंक हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन सेकंड पॉइंट ओनली, थर्ड पॉइंट करते हैं। चलिए देखिए, थर्ड पॉइंट बड़ा सिंपल क्या है, बुक को एक पुश कर दिया, बुक को पुश करके छोड़ दिया, तो बुक थोड़े ना चलता रहेगा, बुक थोड़े ना क्या कह सकते हैं, कोई जादुई बुक है जो चलता रहेगा, बुक तो रुक जाएगा, बुक विल स्लो डाउन। तो क्या होगा, बुक विल स्लो डाउन। तो जेंटली हमने क्या कर दिया, एक टेबल पे बुक को पुश कर दिया, it stops our after moving for some distance because of friction between the surface and book and table। बुक और टेबल के भी जो फ्रिक्शन है, इसके वजह से बुक क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जाकर स्लो डाउन हो जाएगा। लिख लो इसको, इससे ज्यादा एग्जांपल अभी बाद में करेंगे। एग्जांपल्स लिक्विड गैस में और आएगा, सॉलिड वाले में 3 एग्जांपल्स हमने बता दिया। एग्जाम में अगर एग्जांपल्स लिखने को आ जाए तो तीनों एग्जांपल लिख लेना, कभी कभी एक एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है। समझ में आना चाहिए, और स्टेटमेंट लिखने की आदत होनी चाहिए, इसलिए लिखवा रहा हूँ इतनी चीजें, स्टेटमेंट लिखने की आदत होनी चाहिए। जल्दी लिख लें, फिर समझते हैं कि आखिर ये फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है। ये हमारा अगला पॉइंट होगा, अगला टॉपिक होगा, हेडिंग होगा। जल्दी लिख लें इसको, फिर हम आगे बात करें। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। बिल्कुल अपर भाई, ये बिल्कुल पहला वाला एग्जांपल की तरह, इसमें कुछ नया नहीं है इस एग्जांपल में, इसलिए मैं इतना टेंशन नहीं ले रहा हूँ बताने के लिए। ये वही वाला एग्जांपल है, चला के छोड़ दिया व्हील को, व्हील जाके रुक जाएगा। बुक को छोड़ दिया मूव कर करके, बुक धीरे धीरे क्या स्लो डाउन करेगा और रुक जाएगा। बुक क्या हो जाएगा, ये बुक भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सिंपल, थोड़ा फिगर को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो तो मूव कर रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस में क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन होगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया होगा आप तो, आई थिंक अब एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया। फ्रिक्शन फोर्स पढ़े हम लोग, फ्रिक्शन के एग्जांपल्स पढ़े हम लोग। चलो अब एक सवाल आता है कि सर ये फ्रिक्शन फोर्स कब डिपेंड करता है, कब कहेंगे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कब कहेंगे फ्रिक्शन कम होगा। इस फ्रिक्शन फोर्स आखिर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये बड़ा एक सवाल है। तो फ्रिक्शन फोर्स का डिपेंडेंस अगर देखना है तो मान लीजिए कि हमने एक बॉडी को सरफेस पे रखा हुआ है, बॉडी को एक सरफेस पे रखा हुआ है, ये हमारा एक सरफेस है और ये हमारा बॉडी है, बॉडी है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं,
आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि सरफेस और बॉडी बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ है। आपको बाहर से देखने में तो बिल्कुल लगता है कि बॉडी और सरफेस बिल्कुल चिकने हैं, बिल्कुल प्लेन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसी सरफेस को अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, वो चीजें बड़ी दिखती हैं। तो जब उसको आप काफी एनलार्ज साइज करके देखते हो तो आप सरप्राइज हो जाते हो कि जो सरफेस टच करने पे आपको स्मूथ दिख रहा है वो एक्चुअली बहुत ही रफ होता है। सरफेस जो होता है वो बहुत ही इरेगुलर होता है अगर आप उसको बेसिक लेवल पे देखते हैं। और इवन कैसा होता है, कुछ इस तरह का, इस तरह का माइक्रोस्कोप लेवल पे सरफेस क्या होता है, वो बहुत ही रफ होता है। अब ये रफ सरफेस से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कौशिक ने हैंड रेज किया है। कौशिक, बीच में टॉपिक की क्या है दिक्कत हुई, बोलिए कौशिक। चलो मैं अभी बता देता हूँ कौशिक, थोड़ा 10 मिनट के बाद डाउट जितने लूंगा, जितने होंगे उन लूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा फिगर बनाऊं जो आप कॉपी में बना पाओ, तो वो मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि जो सरफेस आपको बाहर से ऐसा दिख रहा था, जो सरफेस आपको बाहर से ऐसा दिख रहा था, लग रहा था कि दोनों सरफेस कितना स्मूथ है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सरफेस कुछ ऐसा है। और जो हमारा बॉडी है वो भी कुछ क्या है, इस लेवल पे है। क्लियर है? तो अब बताओ कि अब जब दोनों के सरफेस इतने इरेगुलर हैं तो क्या फ्रिक्शन नहीं लगेगा? आप मुझे बताइए, जब दोनों सरफेस मेरे इरेगुलर हैं इतने, तो क्या हमें फ्रिक्शन नहीं लगेगा दोनों बॉडी के बीच में? सो जो हम ऑब्जर्व बाहर से कर रहे हैं, रियलिटी वैसी नहीं है। कभी कभी हम बोलते हैं कि फोन का सरफेस तो बहुत स्मूथ है, इसको टेबल पे फेंक देते हैं तो ये तो नहीं रुकना चाहिए क्योंकि बहुत स्मूथ है। लेकिन होता क्या है, इसकी में सरफेस स्मूथ दिख रहा है पर स्मूथ एक्चुअली में ये है नहीं। एक्चुअली में ना मेरा टेबल स्मूथ है, ना मेरा ये बॉडी स्मूथ है। क्लियर है क्या? इसको अगर समझना है तो घर में लगने वाले टाइल्स से समझो। जो आपके रूम का जो टाइल्स होता है ना, वो भी बहुत चिकना होता है, और जो वॉशरूम में लगता है टाइल्स, वो भी बहुत चिकना होता है। लेकिन जब दोनों का माइन्यूट लेवल पे चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि सरफेस जो रूम के लिए होता है टाइल्स, वो बहुत ही चिकना और स्मूथ नहीं होता है, बल्कि वो रफ होता है ताकि वो चीजों को ग्रिप करे। ठीक है। एक सत्यम ने एक सवाल पूछा है, डज फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट? सत्यम, अगर मैं एक रियलिटी बताऊं, सत्यम ने एक सवाल पूछा है, सर अब बता दो सर कि क्या फ्रिक्शन हर जगह ही लगेगा, क्योंकि माइन्यूट लेवल पे तो सब रफ होगा। सत्यम, रियलिटी यही है कि फ्रिक्शन हर जगह होता है, लेकिन कहीं ज्यादा होता है और कहीं कम होता है। बट हर दो कॉन्टैक्ट सरफेस में फ्रिक्शन इज ए कंपल्शन, लगता ही है, लेकिन कभी कभी इतना कम होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। इसीलिए आप हायर क्लासेस में जाओगे तो कई जगह मान के लिख देगा कि नो फ्रिक्शन, अज्यूम नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। ठीक है। उत्कर्ष ने हैंड रेज किया। उत्कर्ष, गो अहेड। सर जब ये आपने जो रूम टाइल्स वाला एग्जांपल दिया, तो सर रूम टाइल्स और हमारी बॉडी, हमारे फुट में इतना सर जब इरेगुलरेशन है सरफेस में, तो सर तब वो हम लोग क्यों कभी कभी, जब तो फ्रिक्शन इतना अच्छा खासा लग ही रहा है, हम लोग जब ग्रिप कर ही ले रहे हैं, तो सर तब हम लोग क्यों कभी कभी फिसल के गिर जाते हैं? मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने जो बोला, देखो क्या होता है ना, इट्स नॉट की अबाउट फ्रिक्शन है कि नहीं है, ये सवाल अब हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। फ्रिक्शन है कि नहीं है ये सवाल नहीं, फ्रिक्शन कम है कि ज्यादा है ये सवाल है। ठीक है। कभी कभी उत्कर्ष क्या होता है ना कि आप सोचते हैं है ही नहीं फ्रिक्शन, ऐसा नहीं होता उत्कर्ष। फ्रिक्शन कम है, बाथरूम में फ्रिक्शन कम लग रहा है, बाहर में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, ये नहीं कि है नहीं। हमारा सरफेस, पैर का सरफेस इरेगुलर है, अब उसको तो चिकना कर नहीं सकते हैं, लेकिन सरफेस को तो चिकना कर सकते हैं, सरफेस को तो और ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं। सरफेस भी अगर स्मूथ हो गया तो वो ग्रिप बनेगा क्या उत्कर्ष? यस सर, नो सर, वो ग्रिप नहीं बन पाएगा, एक भी अगर स्मूथ हो गया तो इसीलिए कहते हैं कि जनरली डिपेंड करता है दोनों सरफेस पे, जो दोनों कांटेक्ट में दोनों सरफेस पे डिपेंड करता है कि वो कैसा फ्रिक्शन अप्लाई होगा। पीयूष ने एक सवाल पूछा है, सर इट मींस नो सरफेस एंड नो ऑब्जेक्ट्स आर प्योर स्मूथ। पीयूष मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, ऐसा कोई सरफेस बना ही नहीं है कि फ्रिक्शन कम होगा, मतलब फ्रिक्शन नहीं हो, कम होगा पर नहीं होने वाला केस नहीं है।
अने लिक्विड में दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है, लिक्विड में फ्रिक्शन दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम अलग बात करेंगे। कौशिक ने बोला है कि राइट सम हार्म्स ऑफ फ्रिक्शन। कौशिक बहुत हार्म्स है, लेकिन ये पूरा का पूरा चैप्टर का पार्ट हमारा होने वाला है कौशिक। एविल्स, क्यों फ्रिक्शन खराब है और क्यों फ्रिक्शन अच्छा है, इसमें तो पूरा चैप्टर है हमारा। अब सोचो इस चैप्टर का नाम ही फ्रिक्शन है, तो ये तो पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, हम उस पर बात करेंगे कौशिक। अभी मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इतना कि फ्रिक्शन लगने की मूल वजह क्या है। नयन ने बोला कि सर आइस, नयन मैं कह रहा हूं कि आइस स्मूथ होता है, इसका मतलब नहीं होता है कि आइस परफेक्टली स्मूथ होता है। आइस स्मूथ होता है, आइस में फ्रिक्शन कम लगता है, आइस स्लाइड ज्यादा करता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आइस फ्रिक्शन नहीं होता। तो अगर हम किसी चीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देयर आर इरेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। ठीक है, देखते हैं, मैं लिख देता हूं 2 पॉइंट। आप लोग भी कम से कम फिगर को बनाने की कोशिश करें। आप लोग जो फिगर बनाएंगे वो ये वाला बनाइए, ये वाला जो नीचे मैंने बनाया है। देखते हैं, मैं लिख देता हूं, व्हेन वी ऑब्जर्व contact surface पहले लिख लेते हैं पर मैं फिर बात करेंगे हम। ठीक है, मैं आपके पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। नहीं पर मैं कोई सरफेस परफेक्टली स्मूथ कहना गलत होगा। ठीक है, व्हेन वी ऑब्जर्व कॉन्टैक्ट सरफेस एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, we observe irregularities in the two surface interlocking each other। ये इंटरलॉकिंग वर्ड बड़ा काम आने वाला है, तुरंत थोड़ी देर में और ज्यादा समझाऊंगा इसके बारे में। इंटरलॉकिंग, ठीक है, चलो थोड़ा और क्लियर फिगर में अगर बनाने की कोशिश करूं, कोई नहीं, जो उत्कर्ष कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं, तो क्या ऐसा दिख रहा है क्या कि जो दोनों इरेगुलर सरफेसेस हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, एक तरीके का एक दूसरे के साथ वो क्या कर ले रहे हैं, एक्चुअली वो क्या कर ले रहे हैं, ये क्या एक तरीके का ये इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉक हो जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसे कहते हैं इंटरलॉक। इसी के वजह से एक सरफेस पे उस बॉडी को मूव कराने के लिए, उस इंटरलॉकिंग को पार करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? ये बेस्ट एग्जांपल है इंटरलॉकिंग का। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन का जड़ कहां है, फ्रिक्शन का सोर्स कहां है। फ्रिक्शन का सोर्स सरफेस की इरेगुलरिटी है, और इरेगुलरिटी की वजह से दोनों सरफेस इरेगुलर होते हैं, और दोनों सरफेस की अपने जो रफ ट्रफ और क्रेस्ट होते हैं। क्रेस्ट ट्रफ का मतलब होता है हाइट और हाइज और लोज होते हैं, वो दोनों एक दूसरे सरफेस के साथ मिलकर इंटरलॉक कर जाते हैं, जिसको हमको तोड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है।
जल्दी लिख लें इसको, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये पहला फैक्टर है जो ये फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है, irregularities on the two surface in contact। जो हम लोग को बाहर से बिल्कुल स्मूथ दिखता है वो एक्चुअली में स्मूथ नहीं होता है। कौशिक, मोशन, फ्रिक्शन opposes the motion। हो गया लास्ट। अनय ने पूछा है कि सर क्या ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये एक तरह के सरफेस पे लगता है? बिल्कुल ही अनय, हर तरह के सरफेस पे लगता है। इरेगुलरिटी तो हर तरह के सरफेस में होता है। तो इरेगुलरिटी, जब दो इरेगुलरिटी मिलेगा तो दोनों इंटरलॉकिंग होगा, और इंटरलॉकिंग होगा तो ऑब्वियसली ऑपोजिट फोर्स लगेगा जो मोशन को अपोज करना चाहेगा। अनय ने एग्जांपल दिया। अनय ने क्या एग्जांपल दिया? सर एक आइस दूसरे आइस पे जब मूव करता है तो वो रुकता नहीं। ऐसा नहीं है अनय, रुकता है, जरूर रुकता है, बस थोड़ा देर से रुकता है, फ्रिक्शन कम लगता है। उत्कर्ष अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए उत्कर्ष। अपर में एक सवाल पूछा है, सर व्हाट इफ ओनली सरफेस इरेगुलर? नहीं अपर में, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, एक भी सरफेस होगा तो फ्रिक्शन लगेगा। इंटरलॉकिंग भले नहीं होगा लेकिन वो सरफेस रफ तो रहेगा। अपर में जनरली एक भी अगर सरफेस अगर स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, काफी, दोनों के बीच का फ्रिक्शन काफी कम हो जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि खत्म नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर, और सर जो वाटर का सरफेस होता है, स्टिल वाटर सरफेस, सर वो भी इरेगुलर होता है। लिक्विड का अलग कहानी है, लिक्विड में अलग कहानी है। लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन लगता है वो इरेगुलरिटी के बेसिस पे नहीं लगता है। ठीक है, सॉलिड की बात हो रही है उत्कर्ष। ठीक है सर, इसको नोट करना है तो सामने, ये नीचे पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, समझा दूंगा पहले उसके बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं ये पॉइंट समझा देता हूं जो मैंने अभी तक बताया था, ये उसी का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, देखते हैं। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ये सवाल जो होता है बहुत बार पूछा जाता है। अमृत, अभी भी तुम पिछले स्लाइड में अटके हुए हो। लास्ट 30 सेकेंड अमृत। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो समझाना चाहता था वो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नीचे में मैंने लिख दिया था। ठीक है, क्या था? इवन दो सरफेसेस which appear very smooth but microscopic view show those irregularity। ठीक है, जो सरफेस बाहर से बहुत स्मूथ दिख रहा है वो माइक्रोस्कोपिक व्यू में बहुत इरेगुलर दिखता है। When these surface come into contact, the irregularities of surface get interlocked। हाँ उज्जवल, लिखना है इसको। ठीक है, इंटरलॉक। ठीक है, we have to apply force to remove the interlock। इस इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, और सरफेस प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन व्हेन इट स्लाइड्स और रोल्स ओवर अनदर सरफेस। तो सरफेस इसलिए क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है इंटरलॉकिंग वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, ये आपको एग्जाम में 2-3 नंबर दिलवा देगा। और इसके साथ एक फिगर जोड़ दीजिएगा, काम खत्म। इसको लिख लीजिए अच्छे से।
लास्ट 1 मिनट गाइस, लिख लो जल्दी से बच्चों, 1 मिनट और लिख लीजिए। लास्ट 30 सेकंड्स गाइस बच्चों, लिख लीजिए जल्दी से। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारा लास्ट स्लाइड है जिसपे हम बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। और ये इसमें भी कुछ आपको सोचने के लिए छोड़ के जाऊंगा। तो एक बात हम समझ गए पहले फैक्टर से कि इंटरलॉकिंग रफ सरफेसेस का पहला रीजन होता है फ्रिक्शन लगने का। ठीक है, अब मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये मेरा सरफेस है, मान लेते हैं कि हमारा दूसरा सरफेस, हमारा जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये मेरा बॉडी है। ठीक है, दो सरफेसेस है, एक मेरा सरफेस है और ये हमारी बॉडी है। मान लीजिए कि आपका वेट ज्यादा होगा। अगर आपका वेट ज्यादा होगा तो क्या आपका प्रेशर भी ज्यादा नहीं होगा क्या? आप बोलो, अगर बॉडी का वेट ज्यादा होगा तो क्या बॉडी का प्रेशर भी ज्यादा होगा क्या? और बॉडी का प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या इंटरलॉकिंग भी और स्ट्रांग होगी क्या? बोलिए, वेट ज्यादा होगा तो क्या प्रेशर ज्यादा होगा? अब ये जो दोनों सरफेस हैं इनकी इंटरलॉकिंग भी और ज्यादा हो जाएगी क्या? और अगर इंटरलॉकिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो क्या फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा क्या? बोलिए, इंटरलॉकिंग अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा क्या? ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा क्या? एक एग्जांपल देता हूं, बड़े हेवी बॉडी को मूव करने में और एक लाइट बॉडी को मूव करने में क्या हेवी बॉडी में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं पड़ता है क्या? क्यों मेहनत पड़ता है ज्यादा? क्योंकि उसका वेट ज्यादा होने की वजह से उस सरफेस से उसकी इंटरलॉकिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। लाइटर बॉडी का इंटरलॉकिंग क्या होता है? कम होता है। तो इसी की वजह से हम कहते हैं कि हेवियर द बॉडी लार्जर द फ्रिक्शन। क्लियर है? ये पॉइंट सब लोग देख लीजिए और इसी के एक्सप्लेनेशन के साथ अगले दिन शुरू करेंगे हम लोग। बिल्कुल सही है, पर मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के एक्सप्लेनेशन के साथ अगले दिन शुरू करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेट। ठीक है, इसका पूरा मैथमेटिकल फॉर्म भी बताऊंगा, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा इसको। ठीक है, एज वेट इंक्रीजेस irregularities between the surface get interlocked tightly because of pressure and the surface offers more resistance of friction. ठीक है, दिस इज द लास्ट स्लाइड। यही पॉइंट से अगले दिन का हमारा क्लास शुरू होगा और बहुत डिटेल में जाएंगे इस टॉपिक। ठीक है मयंक, 4th चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज अगले दिन डिस्कस करूंगा, पढ़ के आना, करके आना। वो कर लिया, काफी लोगों ने होमवर्क कर लिया है, अगले दिन होमवर्क वही रहेगा हमारा, 4th का लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, प्लस एनसीईआरटी भी कर लो, कोई डाउट होगा तो वो उसमें पूछना।
क्लियर? चलिए, जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बच्चों, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे। अगले दिन इसी को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग थोड़ा इसको पढ़ो, नया चैप्टर है, नई एनर्जी के साथ पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा। उत्कर्ष ने हैंड रेस किया। उत्कर्ष, गो अहेड, पूछिए। सर आज इसका पूरा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा ना? इसका वीडियो पीडीएफ तुरंत 10 मिनट अपलोड हो जाएगा। वो तो पीडीएफ वीडियो दोनों 15 मिनट में मिल जाएगा आपको। आप लिंक पे जाओ और वीडियो देख, फिजिक्स के वीडियो देखना, सारे वीडियोस आपको ऑर्डर में अरेंज मिलेंगे। नो सर, वीडियो नहीं, पीडीएफ चाहिए। दोनों कुछ मिल पॉइंट जाएगा, बीच में छूटा हुआ। दोनों मिल जाएगा तुरंत 10 मिनट में। ठीक है, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चों, हैव अ नाइस डे। सो जाओ, जाकर के, सो नहीं, पढ़ के सोना थोड़ा। गुड नाइट।